हेलो एवरीवन। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। सो हेडिंग लिख लेते हैं, किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। अब जैसे कि हमने मोनेरा में पढ़ा था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वो सब है किंगडम मोनेरा के मेंबर्स। वैसे ही जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें इंक्लूडेड है सारे यूकैरियोट्स, लेकिन वो सभी यूकैरियोट्स जो कि है यूनिसेल्युलर। सो किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, it contains या it includes all unicellular eukaryotes, all unicellular eukaryotes। अब हम यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसा कि हमें पता है यूकैरियोट्स में होता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और राइबोसोम्स होते हैं एटीएस। वही सब प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलेगी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जो यूकैरियोट से रिसेंबल करेंगी? एटीएस राइबोसोम्स, well defined nucleus and membrane bound organelles। बिकॉज इस किंगडम में सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज यूकैरियोट्स की हमको देखने को मिल जाती है प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। अब सेकंड प्रॉपर्टी है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की कि ये प्रोकैरियोट किंगडम्स और यूकैरियोटिक किंगडम्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक को फॉर्म करते हैं। अब वो कैसे फॉर्म करते हैं उसे हम एक डायग्राम से देखते हैं। किंगडम मोनेरा, देन सेकंड किंगडम है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, और फिर रिमेनिंग थ्री किंगडम्स है फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में इंक्लूड है सारे प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स और रिमेनिंग थ्री किंगडम्स में है मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो प्रोकैरियोटिक किंगडम और यूकैरियोटिक किंगडम के बीच में क्या कर रहा है, एक लिंक को फॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, it forms link between prokaryotic and eukaryotic kingdoms। ये प्रोकैरियोटिक किंगडम और यूकैरियोटिक किंगडम के बीच में क्या करता है, एक लिंक को फॉर्म कर सकता है। या फिर हम कह सकते हैं जितने भी मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं उनका एंसेस्टर है किंगडम प्रोटिस्टा। इट इज द ancestor of all multicellular यूकैरियोट्स। या इसी ही चीज को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके पास लिंक्स है किंगडम फंजाई के साथ, किंगडम प्लांटी के साथ, एज वेल एज किंगडम एनिमेलिया के साथ। तो इट इज linked with kingdom fungi, plantae
fungi, plantae and animalia. It has links with kingdom fungi, kingdom plantae और kingdom animalia. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. थर्ड प्रॉपर्टी है किंगडम प्रोटिस्टा इज द ओनली किंगडम विच इज नॉट हैविंग एनी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा की कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं है, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. इसकी जो बाउंड्रीज है वो ओवरलैप कर जाती हैं दूसरे किंगडम के साथ. यानी कि इसके मेंबर्स के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि दूसरे किंगडम्स की प्रॉपर्टीज के साथ क्या करती हैं, रिसेंबल. So we can write it has no fix या फिर well defined, no fixed या well defined boundaries. ऐसा क्यों है? बिकॉज इसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या कर रही है, ओवरलैप. किसके साथ, विथ अदर किंगडम्स. ओवरलैप विथ अदर किंगडम्स. एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट में मेंशन है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल क्लेमिडोमोनास, कोई ऑर्गेनिज्म लिया, हमने लिया एग्जांपल किसका, क्लेमिडोमोनास का. हो सकता है एक साइंटिस्ट के लिए क्लेमिडोमोनास हो प्रोटिस्टा. क्या हो, प्रोटिस्टा. क्योंकि उसने उसके फीचर को देखा कि ये है यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट. यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट. वही अगर इसको ऑब्जर्व किया किसी एल्गल बायोलॉजिस्ट ने, किसने, एल्गल बायोलॉजिस्ट ने, तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज नॉट प्रोटिस्टा, इट इज एल्गी. Because it is having photosynthetic pigments. इसके पास है photosynthetic pigments. इसलिए कोई अगर एल्गल बायोलॉजिस्ट इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एल्गे. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स का जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट होता है बेसिकली लिविंग प्लेस. क्या होता है, लिविंग प्लेस. प्रोटिस्ट आर मेनली एक्वेटिक. ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, पानी में. लेकिन ऑल प्रोटिस्ट आर नॉट एक्वेटिक. कुछ हमें देखने को मिल सकते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर भी. तो मेनली क्या है इसका हैबिटेट, एक्वेटिक. मेनली एक्वेटिक, but some are terrestrial. ज्यादातर प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होंगे वो एक्वेटिक होंगे, यानी कि होंगे वाटर में लिविंग, पानी में रहेंगे. और कुछ हो सकते हैं लिविंग ऑन लैंड. कुछ कहां पर रहेंगे, लैंड पर यानी जमीन पर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. किंगडम मोनेरा में हमने ऑब्जर्व किया था कि वहां पर सिर्फ असेक्सुअल मेथड था रिप्रोडक्शन का. लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा इज द फर्स्ट किंगडम जहां पर असेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोडक्शन होता है. सो यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं, सेक्सुअल, asexual as well as sexual. asexual as well as sexual. अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर अगर फेवरेबल कंडीशंस है, कैसे कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, तो ये शो करेगा बाइनरी फिजन. क्या करेगा, बाइनरी फिजन. सेम ऐसा हमने मोनेरा में पढ़ा था, एक ऑर्गेनिज्म दो सेल्स में या दो ऑर्गेनिज्म में टूट जाएगा और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा नए ऑर्गेनिज्म का. लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, इफ कंडीशंस आर अनफेवरेबल, तो ये फॉर्म करेगा स्पोर्स. किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोर फॉर्मेशन. क्या करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, स्पोर फॉर्मेशन.
अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किंगडम मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हुई, यहाँ पर सेल्स फ्यूज हो जाएंगे और फॉर्मेशन कर देंगे जायगोट का, और वो जायगोट फर्दर बना देता है नया ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा सेक्सुअल मेथड में? फ्यूजन ऑफ सेल्स and formation of zygote. Fusion of cells and formation of zygote. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा के मेंबर बहुत ज्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सबसे ज्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन किंगडम मोनेरा का, उसके बाद सेकंड नंबर पे डाइवर्स न्यूट्रिशन है किंगडम प्रोटिस्टा का। तो ये करते हैं डाइवर्स न्यूट्रिशन शो। लेकिन मैक्सिमम कहाँ था डाइवर्स न्यूट्रिशन? किंगडम मोनेरा में। मैक्सिमम कहाँ था? लिख लेते एक बार और, मैक्सिमम इन मोनेरा। और सेकंड नंबर पे आ गया हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। सेकंड नंबर पे आ गया प्रोटिस्टा, फर्स्ट पे मोनेरा और सेकंड पे प्रोटिस्टा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में जो प्रोटिस्टा होते हैं, कुछ होंगे जो अपना खाना खुद से बना लेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर लेंगे हायर प्लांट्स की तरह। वहीं कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होंगे जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे और वो डिपेंड करेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। तो दो टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, एक हो गया ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हो गया हेट्रोट्रॉफिक। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि ये अपना खाना खुद से बना लेंगे। कैन मेक देयर ओन फूड। कैन मेक देयर ओन फूड। वही अगर हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो depends on other organisms for food. ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट अपना खाना खुद से बना लेंगे, वहीं जो हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट है वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे। अब जो ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट हैं अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, या वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल देम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इनको हम और क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, या फिर वी कैन कॉल देम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। हम इनको बोल सकते हैं प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, क्योंकि खुद का खाना खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। हो सकता है वो डेड या डीके मैटर को डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो, या फिर हो सकता है वो किसी सॉलिड फूड को इंजेस्ट करके न्यूट्रिशन ले रहे हो। कौन से दो मेथड हो गए? या तो हो सकता है डेड एंड डीके मैटर, या वी कॉल इट सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या सेकंड मेथड हो सकता है ingest solid food, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि हम एनिमल्स के पास होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा?
कंज्यूमर डिकम्पोजर रिलेशन, यानी ये किसी डेड या डीके ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देंगे और उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगे, कंज्यूम। अब ये जो प्रॉपर्टी है न्यूट्रिशन वाली, ये रिसेंबल कर रही है किंगडम फंजाई से, इसलिए हम बोल सकते हैं इनको प्रोटिस्टन फंजाई। क्या बोल सकते हैं हम इनको, प्रोटिस्टन फंजाई। फंजाई नहीं है, क्या है, प्रोटिस्टन फंजाई। ऐसे प्रोटिस्टा जो फंजाई की तरह डेड मैटर को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज, दैट इज व्हाई वी कॉल देम प्रोटिस्टन फंजाई। अब नेक्स्ट जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो शो कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रही है एनिमल से। किससे रिसेंबल कर रही है, एनिमल से। तो हम इन्हें बोल सकते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स या फिर प्रोटोजोआ। क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स या प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब जो पहले आए, जोआ मीन्स एनिमल्स, बात वही हो गई, प्रिमिटिव एनिमल्स। तो हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा कि जो प्रोटिस्ट है वो तीन टाइप के हो गए। एक तो हो गए फोटोसिंथेटिक या प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, एक हो गए प्रोटिस्टन फंजाई और एक हो गए प्रोटोजोआ। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट कैटेगरी को, दैट इज फोटोसिंथेटिक या प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट। फर्स्ट ग्रुप है हमारा फोटोसिंथेटिक या प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक या प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक या प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट में हमको बेसिकली तीन क्लासेस या तीन ग्रुप्स को स्टडी करना होता है। उन क्लासेस के नेम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लास इज क्राइसोफाइटा, second is pyrophyta, second class is pyrophyta, and third class is euglenoophyta, कौन सी तीन क्लासेस है, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा। हमने किंगडम प्रोटिस्टा में जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे या जो ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट थे या प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट थे, उनके क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया है, जिसमें हमें टोटल तीन क्लासेस को पढ़ना है, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास, दैट इज क्राइसोफाइटा। क्लास फर्स्ट which is क्राइसोफाइटा। फर्स्ट क्लास क्या है, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में मेनली इंक्लूड किया गया है, इसके एग्जांपल्स हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स। इसके एग्जांपल क्या है, डायटम्स एंड डेस्मिड। डेस्मिड को हम बोल सकते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गे। क्या बोल सकते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गे। क्लास 1 क्राइसोफाइटा, इट इंक्लूड्स मेनली डायटम्स एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी विच इज डेस्मिड्स। अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो क्राइसोफाइटा के मेंबर्स पानी में भी मिलेंगे एज वेल एज जमीन में भी मिलेंगे। इट मींस दीज आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। इसके मेंबर्स का अगर हम हैबिटेट की बात करें, तो these are aquatic में भी, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन वाटर में भी मिलेंगे। उसके बाद ये साथ के साथ होंगे एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल, यानी दोनों टाइप का जो हैबिटेट है वो इसको पजेस करते हैं, एक्वेटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी। नेक्स्ट है हमारा फीचर सेल वॉल। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। किसकी बनी होती है, सिलिका। इसीलिए जो इसकी सेल वॉल होती है वो होती है इनडिस्ट्रक्टिबल। क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल। डायटम की सेल वॉल बनी हुई है सिलिका की और ये है इनडिस्ट्रक्टिबल। अब हम बात करते हैं डायटम के स्ट्रक्चर की। किसकी, डायटम का स्ट्रक्चर।
डायटम के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपिथीका। ऊपर है तो क्या बोला, एपिथीका। और नीचे जो लेयर है वी कॉल इट हाइपोथीका। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइपोथीका। ऊपर है एपिथीका यानी कि ऊपर, और नीचे है हाइपोथीका। हाइपो मीन्स नीचे। अब जैसे हमने सोप बॉक्स में देखा है, जिस केस में हम सोप रखते हैं वो थोड़ा छोटा होता है और ऊपर जो उसका कवर होता है वो बड़ा होता है, उसको पूरा ढक लेता है। वैसा ही कुछ अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है डायटम की सेल वॉल में। तो उसका अपीयरेंस कैसा हो गया, सोप बॉक्स लाइक। कैसा होता है ये, सोप बॉक्स लाइक। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, टू थिन ओवरलैपिंग मेम्ब्रेन्स। क्या होती है यहाँ पर, टू थिन ओवरलैपिंग मेम्ब्रेन्स। डायटम का जो स्ट्रक्चर है वो सोप बॉक्स लाइक होता है, जिसमें नीचे एक मेम्ब्रेन होती है हाइपोथीका, नीचे की तरफ है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट हाइपोथीका। ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन है जो थोड़ी ज्यादा बड़ी है, हाइपोथीका को कवर कर लेगी, और ऊपर है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एपिथीका। एपिथीका और हाइपोथीका है टू थिन ओवरलैपिंग मेम्ब्रेन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, डायटम्स जो होते हैं वो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। क्या होते हैं ये, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। यानी कि इनके पास जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। सो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, these are microscopic and water floating organisms. These are microscopic and water floating organisms. यानी कि ये नॉन मोटाइल है, ये खुद से स्विम नहीं कर सकते, ये पानी में क्या करते हैं, फ्लोट। और इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक, जस्ट लाइक प्लैंकटन। किसकी जैसी प्रॉपर्टी है ये, प्लैंकटन जैसी। इनका साइज बहुत छोटा है और ये वाटर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, खुद से स्विम नहीं कर सकते, इनके पास कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक्यूमुलेटेड हो जाती है, एक्यूमुलेटेड। जो डेड सेल वॉल है वो एक्यूमुलेट हो गई इन बिलियंस ऑफ ईयर्स, और उसे हम बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। क्या बोलते हैं, डायटोमिशियस अर्थ। डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ एज द नेम इज इंडिकेटिंग कि जो डायटम्स है उनकी सेल वॉल डिपॉजिट हुई, सेल वॉल सिक्रीट हुई और वो बहुत ज्यादा ईयर्स में, बिलियन ऑफ ईयर्स में एक्यूमुलेट हो गई और बन गई डायटोमिशियस अर्थ। अब डायटोमिशियस अर्थ होती है, उसका नेचर होता है ग्रिटी। कैसी होती है, ग्रिटी। इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग में, इसमें पॉलिशिंग में, एज वेल एज filtration of oil and syrup, polishing and filtration of oil and syrup। तो ये थी हमारी क्लास नंबर फर्स्ट, दैट इज क्राइसोफाइटा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास, पायरोफाइटा। सेकंड क्लास कौन सी है, क्लास 2 विच इज पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में एग्जांपल्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स
डाइनोफ्लैजिलेट्स किसको इंक्लूड कर रही है? डाइनोफ्लैजिलेट्स को। इट इंक्लूड्स डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब जो पायरोफाइटा के मेंबर्स होते हैं, इनका हैबिटेट होता है, हैबिटेट मोस्टली या मेनली मराइन वाटर, मेनली मरीन वाटर, मेनली मरीन वाटर। ट्राइसोफाइट्स वाटर में भी मिल रहे थे, स्पेशली मरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी, एज वेल एज लैंड पर भी मिल रहे थे, लेकिन जो पायरोफाइट्स है वो मिलेंगे हमको मेनली स्पेशली इन मरीन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल वॉल। सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है हार्ड सेलुलोजिक प्लेट। क्या होती है इनके आउटर सरफेस पे? हार्ड सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, हार्ड सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, एक डायग्राम बना लेते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी में बेसिकली दो ग्रूव्स होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स ग्रूव। सेकंड कौन सा ग्रूव है? ट्रांसवर्स ग्रूव। नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया ट्रांसवर्स ग्रूव, ट्रांसवर्स ग्रूव, और फर्स्ट था लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। फर्स्ट क्या था हमारा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। डायनोफ्लैजिलेट्स या पायरोफाइट्स की बॉडी में बेसिकली दो ग्रूव्स होते हैं, ट्रांसफर ग्रूव और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इन दोनों ग्रूव्स में प्रेजेंट होती है एक एक फ्लैजिला। एक फ्लैजिला होगी ट्रांसफर्स ग्रूव में और एक फ्लैजिला होगी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में। कितने फ्लैजिला है? दो, 2 फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला है टोटल? 2 फ्लैजिला। एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसफर्स। एक तो है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसफर्स। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकंड इज ट्रांसफर्स। इसीलिए इस अरेंजमेंट को वी कैन कॉल हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, कि इसके पास जो फ्लैजिला है वो दोनों क्या है? डिफरेंट। एक है ट्रांसवर्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल। सो दिस अरेंजमेंट इज हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। अब यहां से हम एक बात नोट करें, ये नेम भी क्लियर हो गया। डायनो मीन्स 2, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला, यानी इनके पास कितनी फ्लैजिला है? 2। तो यहीं से इसके नेम की ओरिजिन हुई, बिकॉज इसके पास 2 फ्लैजिला थी, तो इसका नाम हो गया डायनोफ्लैजिलेट। और ये जो फ्लैजिला है इसको एक स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट प्रोवाइड करती है, सो वी कैन कॉल इट व्हर्लिंग विप्स। क्या बोल सकते हैं हम इनको? व्हर्लिंग विप्स। व्हर्लिंग विप्स क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो फ्लैजिला है वो इसको एक स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है, व्हर्लिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है। दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड व्हर्लिंग विप्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है, इसलिए उस स्ट्रक्चर को, उस न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं मीसोकैरियोन। क्या बोल देते हैं? मीसोकैरियोन। मीसोकैरियोन बेसिकली है क्या? न्यूक्लियस having condensed
कंडेंस्ड क्रोमोसोम। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोल देते हैं? मीजोकैरियोन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक डायनोफ्लैजिलेट है रेड, उसको हमने नाम बोला गोनी ऑलिक्स। क्या नाम बोला? पहले नाम लिख लेते हैं, गोनी ऑलिक्स। गोनी ऑलिक्स ये क्या करता है? बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन या रैपिड ग्रोथ को शो करता है। रैपिड ग्रोथ। और इस रैपिड ग्रोथ की वजह से जो पूरा सी है, समुद्र है, वो हमको दिखने लग जाता है रेड, और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं रेड टाइड। क्या बोल देते हैं हम उस कंडीशन को? रेड टाइड। रेड टाइड में बेसिकली क्या होता है? सी बिकम्स रेड। रेड क्यों हो गया? क्योंकि जो गोनी ऑलिक्स है उसने बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ को क्या कर दिया? शो कर दिया। और जो गोनी ऑलिक्स है, जब ये बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ करता है तो ये ऐसे टॉक्सिन को रिलीज करता है जो कि मरीन एनिमल्स को हार्म करते हैं, इवन उनकी डेथ भी हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, उससे क्या हो जाती है? डेथ ऑफ एक्वेटिक, या वी कैन से मरीन एनिमल्स। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स की क्या हो जाती है? डेथ ड्यू टू द टॉक्सिन रिलीज बाय गोनी ऑलिक्स। ये थी सारी प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है एमिट लाइट। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये लाइट को एमिट कर सकते हैं। जब भी कोई प्रेडेटर आ रहा है इनको शिकार करने के लिए, तो ये क्या करेंगे? बहुत ज्यादा लाइट को एमिट कर देंगे। तो उससे ये हो सकता है या तो प्रेडेटर डर जाए और भाग जाए, मतलब ये उस प्रेडेटर से बच गए। सेकंड ये हो सकता है कि उस प्रेडेटर उस लाइट से जो इन्होंने प्रोड्यूस की, उस प्रेडेटर से भी बड़ा और कोई प्रेडेटर आकर उस प्राइमरी प्रेडेटर को किल कर दे, तो इससे भी इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। तो बेसिकली लाइट को एमिट करने का मोटिवेशन ये है कि ये उस खुद को बचा रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं फ्रॉम द प्रेडेटर। क्यों कर रहे हैं? टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर, ताकि खुद को प्रेडेटर से बचा ले। अब हमारे पास, हमने सेकंड क्लास को डिस्कस कर लिया, पायरोफाइटा। अब थर्ड क्लास और लास्ट क्लास है यूग्लिनोफाइटा। क्लास थर्ड विच इज यूग्लिनोफाइटा। अब यूग्लिनोफाइटा में कौन से मेंबर्स आते हैं? नाम से पता चल रहा है यूग्लिनोफाइटा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? यूग्लिना। हम बात करते हैं यूग्लिना की सेल वॉल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेल वॉल ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना में सेल वॉल जनरली एब्सेंट होती है, यूग्लिना के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके पास एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, पेलिकल बोलते हैं जिसको हम, और ये पेलिकल जो प्रोटीनिशियस लेयर है, ये यूग्लिना को प्रोवाइड करेगी फ्लेक्सिबिलिटी। यूग्लिना के पास सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। इसके पास होती है एक प्रोटीन लेयर, और उस प्रोटीन लेयर का नाम है पेलिकल। दैट प्रोटीन लेयर इज पेलिकल, और पेलिकल प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूग्लिना। ये क्या प्रोवाइड करेगी? फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हैबिटेट। यूग्लिना जो होते हैं ये मेनली हमको मिलते हैं फ्रेश वाटर में एंड स्टैग्नेंट वाटर में। फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। अब स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है? जो पानी रुका हुआ होता है, सपोज कोई वाटर ड्रेनेज सिस्टम में रुक गया तो वो क्या हो गया? स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मींस सिंपली रुका हुआ पानी, वहां पर हमको मिल जाते हैं यूग्लिना। हमने डिस्कस किया यूग्लिनोफाइटा में है यूग्लिना जो इसका मेंबर है,
इसमें सेल वॉल नहीं है, इसके पास है प्रोटीन की बनी हुई लेयर पेलिकल। ये हमें मिलेंगे फ्रेश वाटर में और स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए वाटर में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यूग्लिना की बॉडी पर पैरेलल ऑब्लिक सेप्टा होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक मींस तिरछे, पैरेलल मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे। क्या है यहाँ पर? पैरेलल, पैरेलल ऑब्लिक, ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक मींस तिरछे, पैरेलल ऑब्लिक सेप्टा। अब ये जो पैरेलल ऑब्लिक सेप्टा है ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन, और ये मदद करते हैं यूग्लिना की मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। किसमें मदद करेंगे यूग्लिना की? मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। यूग्लिना की बॉडी पर होते हैं पैरेलल ओब्लिक सेप्टा जो कि तिरछे होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके यूग्लिना की किसमें मदद करते हैं? मूवमेंट और लोकोमोशन में। उसके बाद यूग्लिना के पास भी डाइनोफ्लैजिलेट्स की तरह होती हैं दो फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला? दो। ये रही फर्स्ट फ्लैजिला। अगर हम बात करें एक फ्लैजिला की तो वो है लार्ज या लॉन्ग, और इस पर प्रेजेंट है हेयर्स। क्या प्रेजेंट है इस पर? हेयर्स। ये हो गई लॉन्ग फ्लैजिला। क्या हो गई? लॉन्ग फ्लैजिला। इसके पास क्या है? हेयर्स। हेयर्स प्रेजेंट है इस पर, हेयर्स प्रेजेंट। तो इसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है? रफ। कैसा हो गया इसका अपीयरेंस? रफ, बिकॉज हेयर्स आर प्रेजेंट। उसके बाद जो यूग्लिना में सेकंड फ्लैजिला होती है, सेकंड फ्लैजिला वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा रिड्यूस। ये है सेकंड हमारी शॉर्ट फ्लैजिला। क्या है ये? शॉर्ट फ्लैजिला। ये बहुत ज्यादा रिड्यूस है कि इसको मूवमेंट में कोई मदद नहीं करेगी, प्लस यहाँ पर हेयर्स भी नहीं है, तो कैसी हो जाएगी? स्मूथ। कैसी हो गई? स्मूथ। और ये होती है रिड्यूस। शॉर्ट फ्लैजिला जो कि होगी रिड्यूस और स्मूथ। तो यूग्लिना की बॉडी पर है पैरेलल ऑब्लिक सेप्टा। इन सेप्टा को हम नाम दे सकते हैं मायोनिम्स। मायोनिम्स, इनका क्या नाम है? मायोनिम्स। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और यूग्लिना की मदद करेंगे मूवमेंट और लोकोमोशन में। उसके अलावा इसके पास होती है दो फ्लैजिला। एक होगी शॉर्ट स्मूथ यानी कि उस पर हेयर्स प्रेजेंट नहीं है और वो हो जाएगी बहुत ज्यादा रिड्यूस। वही जो दूसरी फ्लैजिला है वो होगी लॉन्ग फ्लैजिला। यही इसकी मदद करेगी मूवमेंट में। यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इसका अपीयरेंस हो जाता है रफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। यूग्लिना हायर प्लांट से बहुत ज्यादा रिसेंबल करते हैं। इनके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं? हायर प्लांट्स जैसे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी दीज possess pigments, these possess pigments like higher plants, these possess pigments like higher plants. Higher plants means होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद जब कभी सनलाइट नहीं होती, सनलाइट इज एब्सेंट, when sunlight is absent, जब सनलाइट नहीं होगी तो यूग्लिना बिहेव करेंगे एज अ प्रेडेटर। यूग्लिना बिहेव एज प्रेडेटर्स।
मेनली तो ये है ऑटोट्रॉफिक, यानी अपना फूड खुद से बनाएँगे, लेकिन जब सनलाइट नहीं है तो ये प्रेडेटर की तरह वर्क करेंगे, यानी कि प्रे को क्या करेंगे, कैप्चर और उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया हमारे थर्ड किंगडम यूग्लिनोफाइटा को। अब हमारे पास अभी भी 2 ग्रुप बचे हुए हैं, प्रोटिस्टेंट फंजाई और प्रोटोजोअन्स का, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।